मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आज हम लोग ई लर्निंग विद दुर्गेश पे एज ए गेस्ट फैकल्टी के रूप में सीटेट की महामाराथन क्लास में गणित शिक्षण की एक बड़ी क्लास पढ़ेंगे, जो एनसीईआरटी के आधार पर आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ एक विधिवत नोट्स की संपूर्ण व्याख्या आपके लिए होगी। तो ई लर्निंग विद दुर्गेश पर हमें जो नोट्स प्राप्त हुआ है, इस नोट्स को हम संपूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर एक मास्टर वीडियो लेकर आए हैं। यह वीडियो आज की कड़ी की आखिरी वीडियो होगी। इसके बाद गणित शिक्षण की जो पेडागोजी की जो क्लास थी वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। इसके बाद आप लोग को एमसीक्यू प्रश्नों की सीरीज के माध्यम से प्रश्नों को हल कराया जाएगा। अगर आपको सीटेट इस बार पार करना है तो बिना देरी के इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और जब तक वीडियो के अंत तक नहीं बने रहेंगे तब तक आप बेहतर करने में लगातार असमर्थ भी हो सकते हैं। तो कॉपी कलम लेकर बैठिएगा इस वीडियो के अंत तक। इसमें हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं गणित की उपयोगिता। जी हाँ, गणित को उपयोगिता क्या है? मानसिक शक्तियों का विकास। गणित हमारी क्या करती है? मानसिक शक्तियों का विकास करता है। जैसे अगर हम आपसे यह पूछ दें कि आपके पास 5 रुपया था, अगर हमने 3 रुपया आपको और दे दिया, आपके पास कितना रुपया होगा? क्या मैंने आपको 5 रुपया 3 रुपया दिया? जी नहीं, मैंने आपको कोई भी धनराशि नहीं दी। फिर जब आपको हमने कोई धनराशि नहीं दी तो आपको यह बात कैसे पता, यह बात आपको कैसे विदित होता है कि हमने आपको क्या किया? इससे क्या किया? अपने मानसिक शक्ति का प्रयोग किया और आपने बताया सर 8। मतलब गणित की उपयोगिता से क्या होता है? मानसिक शक्ति का विकास होता है। व्यवहारिक जीवन में बहुत ही उपयोगी होता है। जैसे अगर आप किसी बाजार में जा रहे हैं, किसी हाल में कहीं मार्केट में जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो गणित शिक्षण होता है उसकी बहुत बड़ी उपयोगिता होती है। गणित में आपके दैनिक जीवन में, जैसे ऑनलाइन क्लास हो, चाहे आपकी ऑफलाइन क्लास हो, चाहे नोट्स हो, उन सभी को सोचने के लिए, जैसे मार्केट में किताबें लेते हैं उस पर एमआरपी, उस पर डिस्काउंट होता है कुछ परसेंट का, तो उसको निकालने के लिए, मार्केट से सब्जी लाने के लिए हम प्रायः क्या करते हैं? दैनिक जीवन में व्यवहारिक जीवन का उपयोग करते हैं। फिर तार्किक शक्तियों का विकास करने में सहायक होता है। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, ये तार्किक शक्तियों का विकास करने में काफ़ी महत्वपूर्ण और सहायक होता है। आज हम लोग वान हीले के नियम को भी पढ़ लेंगे। आत्मविश्वास का विकास करने में सहायक होता है। यह आत्मविश्वास जो है उसे विकास करने में भी काफ़ी सहायक होता है। जिसको क्लियर नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 3 डॉट बिंदु दिया गया है, उससे उसकी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेगा। तो वीडियो पूरी तरह से साफ निःशुल्क ई लर्निंग विद दुर्गेश पे एज ए गेस्ट फैकल्टी के रूप में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। देश हित में, राष्ट्र हित में अनुशासनात्मक गुणों का विकास करने में सहायक होती है। तथ्यों के ज्ञान में सहायक होती है। तो ये थी गणित की कुछ प्रमुख उपयोगिता। हम आगे देखेंगे कि 22 दिसंबर को गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है, रामानुजन के समर्पित है। अब देखिए अभिसारी चिंतन क्या होता है? अभिसारी चिंतन बंद अंत वाले प्रश्न, जैसे बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, हाँ नहीं, सत्य असत। मतलब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जैसे प्रश्न में बहुविकल्पी, उन्हीं में से किसी एक को चुनना होता है। क्या होता है? उसी में से किसी को चुनना होता है, उसे हम बंद अंत वाले प्रश्न कहते हैं। जैसे बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, इनमें हाँ या नहीं, सत्य या असत्य लगाते हैं। लेकिन अपसारी, जैसे अगर हम आपसे कह दें कि 8 गुणे 6 कितना होगा, तो आप कहेंगे 24। तो ये क्या होगा? ये अभिसारी चिंतन होगा। क्या होगा? ये अभिसारी चिंतन होगा, क्योंकि इस दोनों का मान आपको पता है कि 24 होगा। लेकिन अगर हम ये कह दें किन 2 गुणनफलों का योग 24 होगा, किन 2 गुणनफलों का योग 24 होगा, तो ये क्या होगा? ये अपसारी होगा। क्या होगा? अपसारी। क्यों? क्योंकि इसका अगर हम 8 गुणे 6 करेंगे, इसका उत्तर फिक्स है। लेकिन यह है, कुछ लोग 12 गुणे 2 करेंगे, कुछ लोग 6 गुणे 4 करेंगे, कुछ लोग 4 गुणे 6 करेंगे, कुछ लोग 8 गुणे 3 करेंगे। ठीक है। कुछ लोग अलग अलग लोग इसका अलग अलग प्रयोग करेंगे। माने जितने लोग हैं यहाँ पर सभी अलग अलग जवाब दे सकते हैं। कुछ लोग 1 गुणे 24 करेंगे, कुछ लोग 24 गुणे 1 करेंगे। ये किस प्रकार का होगा? ये अपसारी होगा। ये खुले अंत वाले प्रश्न होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि अभिसारी क्या होता है और अपसारी क्या होता है। उम्मीद करता हूं जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं उन सभी को ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये पूरा एनसीईआरटी पर है और मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है और हर हाल में सीटेट परीक्षा उत्तीर्ण करना है। जैसे आप वीडियो में जुड़िएगा, अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा ताकि इस वीडियो का लाभ आपके सभी साथी मित्रों तक पहुंच जाए। हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न आपका है गणित में उपचारात्मक कार्य के लिए। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आइए हम बात करते हैं गणित में उपचारात्मक कार्य के लिए क्या है।
देखिए अबेकस का गिनतारा, अबेकस या गिनतारा, ये काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए। अबेकस या गिनतारा क्या होता है? प्रयोग। अबेकस या गिनतारा गणनाओं में, स्थानीय मान में, संरचनाओं को पढ़ने में। जैसे आपने स्लेट बचपन में देखा होगा, यहाँ तक स्लेट होता था और यहाँ पर अबेकस वाली देखिए बिंदु होती थी, ढेर सारी क्या होती थी? बिंदु होती थी। उसे हम अबेकस के नाम से जानते हैं। इस नाम से अबेकस गिनतारा, इसमें स्थानीय मान की संरचनाओं को पढ़ाया जाता था। दूसरा जियो बोर्ड। जियो बोर्ड क्या होता है? ये 3D आकृति होती है जिसमें घन, घना, बेलन, इसमें क्षेत्रफल, परिधि और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल आदि का ज्ञान इसमें कराया जाता है, या बच्चा देखकर उन सभी चीजों को सीख सकता है। इसलिए वीडियो, ठीक है, इसलिए आप सभी लोग इस बात को जानते रहिएगा, इस बात को समझते रहेगा, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आप कहीं ना कहीं रेस के घोड़े हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, जो निःशुल्क आपको एज ए गेस्ट फैकल्टी के रूप में उपलब्ध करा रहा हूँ। जियो बॉक्स क्या होता है? ज्यामिति से जुड़े उपकरण रखे जाते हैं जियो बॉक्स के अंतर्गत, ठीक है, जिसे आप लोग ड्राइंग बॉक्स के नाम से हमारे यहाँ कहा जाता है। जिसमें आपने देखा होगा इस तरह की स्केल रखी गई होती है और इस तरह का स्केल रखा गया होता है, ये वाली स्केल होती है, और पटरी और प्रकार इसमें होता है, ठीक है, पेंसिल होता है, रबड़ होता है, ये सभी जो होता है ये जियो बॉक्स के अंतर्गत रखे जाते हैं। दूसरा संख्या चार्ट। अगला क्या है? संख्या चार्ट है, ठीक है। दशमलव पद्धति का प्रयोग करते समय इन्हें ग्रिड पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें ग्रिड पद्धति। देखिए दशमलव पढ़ाने के लिए ग्रिड पद्धति, जैसे आपने देखा होगा यहाँ बिंदु होता है, डट 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 ढेर सारे होते हैं, उनमें दशमलव पढ़ाने के लिए डब्बा बना होता है 10-10 का, उन्हें हम ग्रिड प्रणाली कहते हैं। इसमें दशमलव संबंधित त्रुटियों को दूर किया जाता है। क्या किया जाता है? दशमलव से संबंधित जो त्रुटियां होती हैं इन्हें क्या करता है? दूर करने का प्रयास किया जाता है। ठीक, समझ में आया आप सबको? या किसी को कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो जल्दी से कमेंट करेंगे, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का सही जवाब देंगे। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके दिए गए सब का जवाब देंगे। अब आता है 10 ग्राफ। कहेंगे सर 10 ग्राफ क्या होता है? ठीक है, देखिए ज्यामिति के 2D आकृतियों में त्रिभुज, वर्ग, समानांतर, चतुर्भुज जिसमें ऊंचाई नहीं दी हो, जिसमें 2 भुजाएं दी हो, उन्हें हम ज्यामिति के 2D आकृतियों में हम क्या करते हैं? 10 ग्राम के अंतर्गत पढ़ते हैं। मेरी निवेदन है, जिनको वीडियो साफ नहीं दिख रहा है 3 डॉट बिंदु कॉर्नर पर क्लिक करें, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेंगे, एकदम आपको साफ समझ में आ जाएगा, एकदम साफ आपको वीडियो दिखाई देगा। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग सभी लोग चाहें तो इस वीडियो को अपने आराम से पढ़ ले, नोट्स बना ले, आपको उसकी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अन्य और मैराथन क्लास के लिए एक स्टडी विद दुर्गेश सर चैनल उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, और साथ ही साथ ई लर्निंग विद दुर्गेश के अन्य चैनलों को भी विजिट कर लें आप। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या है? बिंदु शीट या डार्ट पेपर ज्यामितीय संकल्पनाओं में वृद्धि के लिए इसका काम करते हैं। वृत्तीय किट भिन्न की अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए, जैसे ये हो गया, इसके क्या करते हैं? जैसे ये रंगा है, इसको लिख सकते हैं 1/4। यहाँ पे क्या हो? 3 भाग रंगा हो तो 3/4। तो ये क्या होता है? वृत्तीय किट भिन्न की अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर क्या होता है? 2 विभिन्न आकृतियों की तुलना करने में, 2 विभिन्न आकृतियों की तुलना करने में। ठीक है, क्या होता है? 2 विभिन्न आकृतियों को तुलना करने में ग्राफ पेपर, जैसे यहाँ पर है, ये इतना मोटा है, ये इतना मोटा है। अब बच्चों से पूछेंगे कौन ज्यादा स्थान ले रहा है, बच्चा कहेगा ये बड़ा की तरफ मुंह खोलेंगे। इसके लिए हम ग्राफ पेपर का प्रयोग करते हैं। अब आता है यांत्रिमाला। यांत्रिमाला क्या होता है? इनमें ढेर सारे जो गणितीय उपकरण होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, जो बच्चों को कक्ष में पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसलिए यहां पर आपका यांत्रिमाला होगा। दूसरा गणित की लंबी आकृति। एनसीएफ के अनुसार बच्चों में गणित की लंबी आकृतियों में पढ़ाना चाहिए, पिछली आकृति संख्याओं को जोड़कर पढ़ाना चाहिए। जैसे आपको एक बात हम आपको बताएं, जब आप गणित की गिनतारा या गणित का जादू या गणित का जादू, इन दोनों में अंतर ये है, ये एनसीईआरटी में चलती है और ये एससीईआरटी है उत्तर प्रदेश सरकार की। तो यहाँ पे गणित का जो जादू है, आइए इस पे हम लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे। सभी लोग जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं,
आप लोग से निवेदन, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। पूरे उत्तर प्रदेश में अगर ऐसी शिक्षण पेडागोजी कोई डिफाइन कर दे तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं आएगा, इस बात की 100% गारंटी है। जो मेरे पास PDF है मैं उसे पूरी तरह से आपको व्याख्या कर दे रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है, हमारा पहला लेसन क्या होता है, किसी को पता है पहला पाठ क्या होता है? पहला पाठ क्या होता है? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा, पहला पाठ क्या होता है? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी लोग बताइए। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके जवाब देंगे। सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइए, सभी लोग। या देखिए, आप लोग को सीटेड अगर क्वालिफाई करना है तो आपको ये बताना पड़ेगा। बताइए, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति पहला लेसन होता है पुनरावृत्ति। जी हां, कितने लोगों को पता है? बताइए, सभी लोग बताइए। ये होता है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, पुनरावृत्ति। पहला लेसन क्या होता है? पुनरावृत्ति होता है। इसका मतलब होता है कि पाठ को दोहराना। क्या करना होता है? पाठ को दोहराना होता है। जी हां मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, यह बात आप लोग को अच्छी तरह से पता होना चाहिए। पहला लेसन जो होता है वो पुनरावृत्ति करना होता है। इसका मतलब क्या होता है कि पाठ को बच्चों को दोहराना, माने जो पिछली कक्षा में बच्चे पढ़े थे उसे रिवीजन कराना होता है। यह गणित का पहला लेसन होता है। आप लोग जानते रहिएगा, यह एनसीएफ 2005 में इसका पूरा जिक्र किया गया है। जी हां मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, देश के निर्माताओं, गणित की लंबी आकृति, एनसीएफ के अनुसार गणित की लंबी आकृति का मतलब यह है, जैसे बच्चों को आपको चतुर्भुज पढ़ाना है तो क्या कहेंगे कि चतुर्भुज क्या होता है। इसके लिए ध्यान दीजिएगा, चतुर्भुज बताने के लिए हम कक्षा का दीवार दिखा सकते हैं, कक्षा की छत दिखा सकते हैं, बच्चों की किताब, बच्चों की कॉपी, हम उससे चतुर्भुज की, जी हां चतुर्भुज की जो कॉन्सेप्ट है उसे बच्चों को आसानी से समझा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। चाहे तो आप यहां से स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, शेयर कर दीजिए यार, जो लोग वीडियो को लाइक देख रहे हैं यार। जो लोग वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा, चाहे आप जिस जिले से देख रहे हैं, क्योंकि यह वीडियो सीटेट परीक्षा हाल के जब बाहर आएंगे तो आपको यकीन मानिएगा, आप याद करेंगे वास्तव में ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर जो निःशुल्क क्लास आपको मिली वो कितनी काबिले तारीफ है। अब गणित की आवश्यकता, आज के युग में गणित की महत्वपूर्ण भूमिका है। गणित कलाओं के राजा और विज्ञान की रानी कहा जाता है। ठीक है, कलाओं का राजा विज्ञान की रानी कहते हैं। बच्चों की गणित सिखाते समय मौखिक प्रश्नों की शुरुआत करें, सुने, पढ़े, बोले, लिखे, फिर समस्या हल करें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। जी हाँ, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं बच्चे पहले सुने, जैसे बच्चों को क्या कहते हैं 1 2, आप लोगों ने पढ़ा है ना। तो जब 1 2 पहले बोलते हैं बच्चा सुनता है, फिर उसके बाद, ठीक है, पहले बच्चा बोलता है, फिर सुनता है, फिर खुद बोलता है 1, ठीक है, फिर लिखता है, फिर समस्या आता है उसे हल करता है। तो यह प्रक्रिया, यह पद्धति आप याद रखिएगा, यह आपके सीटेट के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। जी हाँ, अगला हम देखेंगे गणित में बातचीत के 2 पद होते हैं, बूझो और पहेली। बूझना और पहेली, साथ ही साथ बच्चों के सामने जब हम पहेली की बात रखते हैं तो क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए सभी लोग, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। ठीक, हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, एनसीएफ के अनुसार गणित की भाषा में रोजमर्रा उपयोग की भाषा से हो, बच्चों में आकलन के सभी तरीकों का प्रोत्साहन देना चाहिए, गृह कार्य बौद्धिक व मानसिक स्तर पर होना चाहिए। एनसीएफ 2005 के आधार पर क्या होती है, गणित की भाषा रोजमर्रा की भाषा होनी चाहिए, कोई कठिन भाषा नहीं हो सकती। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रोज की जो भाषा होती है, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये सारी जो होती है वो रोजमर्रा की भाषा होनी चाहिए, न कि कोई कठिन भाषा का प्रयोग करे। बच्चों में आकलन के सभी तरीकों का प्रोत्साहन करना चाहिए। गृह कार्य और मानसिक स्तर पर होने, गृह कार्य जो में बौद्धिक और मानसिक स्तर पर होना चाहिए। यह बात हमें और आपको अच्छी तरह से जानना और पता होना चाहिए, क्योंकि यह वीडियो आपके जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। अब तो रेस के घोड़े हैं।
अब हम आगे देखेंगे, जब बच्चा अंक को उल्टा पढ़ता है तो उसे डिस्लेक्सिया बीमारी के नाम से जानते हैं। जब बच्चा गणित में संख्या समेत समस्याओं को हल नहीं कर पाता उसे डिस्कैलकुलिया के नाम से जानते हैं। ये दोनों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, सीटेट को पूरी तरह से पढ़ेंगे, इसके बाद आपको गणित शिक्षण पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। गणित में दृष्टिवादी बच्चों के लिए क्या क्या प्रयोग किया जाता है, देखिएगा। टेनर टूल्स, बहुसंवेदी सामग्री, बहुसंवेदी उपकरण, श्रवणीय उपकरण, बोलने वाली घड़ी, इन सभी का प्रयोग गणित में बच्चों को, दृष्टिवादी बच्चों के लिए प्रयोग किया जाने वाला है। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला है आपके, ध्यान दीजिएगा, चाक्षुष स्मृति। चाक्षुष स्मृति के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं। जब बच्चा घड़ी की सुइयों में दो अलग अलग बातों और में सिक्कों में अंतर करने में कठिनाई महसूस करे तो इसे चाक्षुष विधि कहते हैं। माने जब वो बच्चा देखकर न समझ पाए न सुन पाए, उसमें अंतर नहीं कर पाते, तो चाक्षुष विधि माने, चाक्षुष माने होता है देखना। क्या होता है? देखना होता है। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सभी लोग, क्योंकि जब बच्चा घड़ी की सुई में दो अलग अलग बातों में और सिक्कों में अंतर करने में कठिनाई महसूस करे तो चाक्षुष विधि की कहते हैं। वैन हिले, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैन हिले से बहुत ही ज्यादा प्रश्न आपके लिए आता है। ठीक, उन्होंने ज्यामिति पर अपने विचार दिए, उन्होंने इसे 5 पदों में विभक्त किया। 5 पदों में आगे चलकर यह इसके 4 स्तर होते हैं और 5 पद होते हैं। इन सभी को के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं सभी लोग। पहले चाक्षुषीकरण करना, मानसिक चित्रण, आइए इसको हम अच्छे से डिफाइन करते हैं। और आप हमेशा आप ऐसे वीडियो में जुड़े रहेगा, क्योंकि यह वीडियो आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, चलिए हम और आगे देखते हैं और आगे इसके और काम करते चलते हैं, पढ़ते चलते हैं, क्योंकि मैंने आपसे पहले वादा किया है कि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं। देखिए चाक्षुषीकरण, जैसे मैंने आपसे कह दिया आपके पापा, तो जैसे मैंने आपके पापा का नाम लिया, कितने लोग के दिमाग में आपके पापा का चित्र बना? पापा मन, इसमें क्या बनता है? दृश्य बनता है। क्या बनता है? दृश्य बनता है कि आपके दिमाग में आपके पापा का नाम आया, जैसे ही मैंने कहा आपके पापा का चित्र बन गया। जैसे मैंने कहा ताजमहल, आपके दिमाग में ताजमहल की एक चित्र बन गई, इसे कहते हैं मानसिक चित्र कहते हैं। जी हाँ, जैसे मैंने कहा एक, आपके दिमाग में एक आ गया। जैसे मैंने कह दिया आपके माता जी का नाम आपके दिमाग में, जैसे मैंने वकील कहा आपके दिमाग में आ गया। जैसे मैंने घर कहा आपके दिमाग में घर की चित्र बन गई। माने जैसे मैं कोई नाम लेता हूं आपके दिमाग में एक छोटा सा चित्र बन जाता है, एक छोटा सा डायग्राम क्रिएट हो जाता है। इसे वैन हिले का चाक्षुषीकरण या मानसिक चित्रण के नाम से जानते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस बार सीटेट हर हाल में आपको पार कराएंगे। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, हर उस व्यक्ति को सीटेट क्वालिफाई कराना है, यह मेरी जिम्मेदारी है। बस आपको मेहनत करना है, डेली क्लास में आना है। देखिए टेलीग्राम पर सभी लोग जुड़ जाए, जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, दुर्गेश सर सर्च करके, फेसबुक पर ई लर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश, टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन कर ले। सभी लोग जो लोग टेलीग्राम पर जुड़े हैं, क्योंकि लिंक उस पे जाएगी, पीडीएफ नोट्स उसी पे जाएगी, प्रैक्टिस सेट उसी पे जाएगी। तो अगर आपको सभी चीज निःशुल्क चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। अब देखिएगा, अब विश्लेषण करना। अब यहां पर आते हैं लेवल फर्स्ट। लेवल फर्स्ट में क्या होता है? वो विश्लेषण करेगा, वो ये जानने का प्रयास करेगा किसमें इसकी क्या विशेषता है, इसमें पापा कौन है, मम्मी कौन है, और पापा स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, मम्मी क्या है और ताजमहल क्या है, इन व्यक्तियों में विश्लेषण करना शुरू करेगा। यह लेवल फर्स्ट के अंतर्गत आता है। जी हाँ, 0 से लेकर 4 तक, अर्थात 5 पद होते हैं। इसके कितने? 5 पद होते हैं जी, और इन्हें 4 स्तरों में डिवाइड किया गया होता है। अब ध्यान से दिखेगा, यहां पर क्या करेगा? वो विश्लेषण करेगा। वो क्या करेगा? यहां पर वो विश्लेषण करेगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिर अनौपचारिक निगमन। अब वो क्या करेगा? अब वो बेचारा अनौपचारिक निगमन करेगा। मतलब यहां पे ध्यान से आप लोग देखिएगा, अनौपचारिक निगमन का मतलब है कि बच्चा बिना देखे, बिना अंतर किए उसे तथ्यों को समझाने का प्रयास करेगा, उसकी विश्लेषण को बताने का प्रयास करेगा, बिना सीखे। तो निगमन कार्य होगा। और फिर दूसरा औपचारिक निगमन होगा, मतलब सीखने के बाद, जानने के बाद, ये वृत्त है, ये चतुर्भुज है, ये त्रिभुज है, ये समचतुर्भुज है, और इनके बारे में जब वो व्याख्या करेगा तब वो औपचारिक आ जाएगा। लेकिन जब उसकी बातें यहां पर क्या होगा? अमूर्तन होगा। लेवल फर्स्ट में अमूर्तन होगा। जैसे मैंने कहा
ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने यहां पे कह दिया, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, जैसे मैंने कह दिया कि आपके एक बाग में 5 पेड़ हैं, 5 आम के पेड़ हैं, 5 आम है प्लस 3 नींबू के हैं, तो कुल कितने पेड़ हैं? तो आपने पेड़ नहीं देखा और आपने स्वयं कल्पना किया, आपने कहा सर कुल 8 पेड़ हैं, इसे कहते हैं अमूर्त। तो अनौपचारिक निगमन में आप अमूर्त चिंतन करते हैं और बच्चों से सीखने का प्रयास करते हैं, बिना देखे ज्ञान का अर्जन करते हैं, यह अमूर्त चिंतन के अंतर्गत आता है। और गणित की जो शुरुआत होती है वो मूर्त वस्तुओं से होती है, बाद में वस्तु हटा ली जाती है और आपके अंदर ज्ञान शेष बचता है। जैसे बचपन हमने पढ़ा था, ये 1 पेन 3 पेन है प्लस 2 पेन मिला देंगे तो कितना पेन हो गया? 5। कितना पेन हो गया? 5 पेन हो गया। कितना? 5 पेन हो गया। बाद में इस पेन को हटा दिया गया। अब हम आपको कहते हैं ध्यान से कि 3 और 2 कितना होगा? अब तुरंत कहते हैं सर 5 होगा। क्यों? क्योंकि वस्तु हटा ली गई, अब आपके पास क्या बचा? ज्ञान शेष बचा। तो पहले जो शिक्षण होती है वो मूर्त वस्तुओं से होती है, बाद में देखना दृश्य पहले मूर्त वस्तु से होती है, वस्तु हटा ली जाती है, ज्ञान शेष बचता है। इस प्रकार अमूर्त चिंतन से आप गणित सीखते हैं। और अब आते हैं दृढ़ता की बात। अब दृढ़ता में क्या होती है? कठोरता होती है। आप जो सीखा हुआ ज्ञान होता है उनमें विश्लेषण कर पाते हैं, उन्हें अमूर्त रूप दे पाते हैं, उन्हें गणितीय रूप के रूप में जान पाते हैं। इस प्रकार कुछ लोग पीडीएफ के लिए कह रहे हैं भैया नोट्स बना के लिख लो ना, आपको सिलेक्शन लेना है ना तो मेहनत करिए ना यार। इससे बेहतर अगर कोई पढ़ा दे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग लिख लीजिए, काहे नोट्स के लिए परेशान है? कलम कापी होगी, 5 रुपए की कॉपी ले लीजिए, 3 रुपए की कलम, 8 रुपए में आपके पास एक बेहतर नोट्स बन जाएगी। ये 4 लाइन लेकर क्या करेंगे? नोट से बेहतर आपका लेक्चर होता है, ये किसी भी ग्रुप में मिल जाएगा, किसी भी टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लेकिन आपके लिए लेक्चर महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपके लिए लेक्चर महत्वपूर्ण है, ध्यान देते रहिएगा। ये लेक्चर आपके लिए महत्वपूर्ण है, कॉपी कलम लेकर लिखिए। आपको सिलेक्शन लेना है, सीटेट पार करना है, एक छोटा सा समय बचा हुआ है। ठीक है, इससे ज्यादा डिटेल में क्या बताया जाए? मैराथन क्लास की मास्टर वीडियो है, आप लिख लीजिए। अगर आप लिख नहीं पा रहे हैं, मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, मेरे लिए आपके पास शब्द नहीं है। बिना मेहनत के चाहते हैं सर तो ताज मिल जाए और आपको सीटेट पार हो जाए, तो भैया सफलता का शॉर्टकट नहीं होता। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। हाँ, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आते हैं, जब बच्चा 3 भुजाओं को त्रिभुज और 4 भुजाओं को देखकर चतुर्भुज कहने लगता है, इसका अर्थ है बच्चा 0 लेवल पर, उसके दिमाग में चित्र बन गया। ध्यान दीजिएगा, ये वैन हिले का कौन सा स्तर है? ये वैन हिले का 0 या प्रथम पद है। ये क्या है? वैन हिले का जब 0 होगा तो प्रथम पद होगा। जी हाँ, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर लेवल, यहां पर पद में लिख रहा हूं। जब बच्चा लेवल 0 पद फर्स्ट होगा, जब बच्चा 3 भुजाओं को देखकर कहता है ये त्रिभुज है और इसको कहता है चतुर्भुज है। जब वो चित्र देखकर अपने पापा का नाम, मम्मी का नाम बताना जान जाए, इसका मतलब क्या है? कि वो वान हिले के लेवल फर्स्ट पर है, चासुसी करण पर है। ठीक। दूसरी बात, यदि बच्चा त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में, विषमबाहु त्रिभुज में गुणों के आधार पर वर्गीकृत करने लगे, इसका अर्थ है बच्चा क्या है? लेवल फर्स्ट में है। लेवल फर्स्ट में पद सेकंड है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर लेवल फर्स्ट है और पद क्या होगी? सेकंड होगी। फिर अब त्रिभुज में भी बताना शुरू कर दे तो बच्चा क्या हो गया? वो लेवल फर्स्ट होगा और सेकंड होगा उसका पद। यदि बच्चा भाषाई वर्गीकृत करने लगे तो लेवल 2 हो जाएगा। भाषाई वर्गीकृत कर दे माने किसी भी समबाहु त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, चाहे समबाहु हो चाहे कोई भी हो। इसका मतलब ये है कि बच्चा क्या हो? लेवल 2 में, और पद किसमें? 3 में आ गया है, औपचारिक निगमन की तरफ बढ़ रहा है। फिर यदि बच्चे चीजों को सिद्ध करने लगे तो लेवल 3rd पर आता है, तब लेवल यहाँ पे 3rd होता है और पद क्या होता है? चौथा अनौपचारिक निगमन होता है। लेकिन यदि कॉलेज स्तर पर जाता है, बच्चा प्रूफ करता है, सभी चीजों को एक साथ बताता है कि वान हिले का नियम क्या है, तब बच्चा यहाँ पे लेवल फर्स्ट में होता है। और पद की बात करें तो पद 5 में होता है। इस प्रकार हमने वान हिले के 5 पद को पढ़ लिया, 4 सोपान को पढ़ लिया। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, अगर आपको लग रहा है यह क्लास आपके लिए बेहतर है तो प्रतिदिन इस क्लास पर चलेगी। कल से और बड़ी मैराथन चलेगी। ठीक है, कल से और बड़ी मैराथन क्लास चलेगी। और जिनको समस्या है वो समस्या से 2 हाथ करें, क्योंकि हम आपको सिलेक्शन के लिए मास्टर वीडियो लेकर आए हैं और इससे बेहतर नहीं मिलेगा। ये मेरी गारंटी है। इतने कम समय में मास्टर वीडियो में संपूर्ण गणित शिक्षण, इसे बेहतर डिफाइन नहीं किया जा सकता।
यार वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए, आपको अपने हित से मतलब है। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं अभी तक उतने लोगों ने इसे लाइक नहीं किया, लोगों तक शेयर नहीं किया है। लेकिन फिर भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप जरूर सफल हो, क्योंकि आपका सफलता आपके माँ बाप के ऊपर है और उनके लिए बहुत बड़ी उम्मीद है आप। हम आगे बढ़ रहे हैं, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा। अगला है परीक्षाओं में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न है जी, जिनका धन्यवाद, जिनके नोट्स हमारे तक पहुंचे हैं। देखिएगा यहां पर सबसे बड़ी बात यह है, 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणनफल की संकल्पना समझने के लिए ग्राफ पेपर। ये ग्राफ पेपर क्या होता है? एक बड़ा सा ऐसा पेपर होता है, उसमें बिंदु बिंदु होता है। जैसे 0.3 गुणे 0.2 करेंगे तो 0.06 आएगा, माने 2 अंक पर दशमलव हो जाएगा। इसलिए इसे क्या कहते हैं? ग्राफ पेपर से बताया जाता है। गणित में सवाल को हल करने के निम्न प्रकार के कौशल होते हैं। पहले विवेचन करना माने सवाल को पढ़ना, सवाल के बारे में जानना, फिर चर राशि का प्रयोग करना, फिर प्रतिरूप देखना। ये क्या होता है? ये कौशल है जो गणित के सवाल को हल करने में जिनका प्राय प्रयोग किया जाता है। क्लियर हुआ सभी को? जी हाँ, हम आगे देखते हैं। अगला है गणितीय प्रक्रम। ठीक है, देखिए ऑनलाइन क्लास या नोट्स संबंधित आपको कोई जानकारी चाहिए, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, रीट, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ये ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस का नंबर है जो जौनपुर जनपद से चलती है। मेरे द्वारा पूरी क्लास निःशुल्क पढ़ाई जाती है, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश, सभी प्रैक्टिस सेट यहाँ मिलना शुरू हो जाएंगी। और फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश पर देखिए गणितीय प्रक्रम है क्या है? आकलन करना। आकलन करने का मतलब यह है, जैसे दे दिया जाए कि 500 रुपया की धनराशि, 500 रुपया की धनराशि, ठीक है, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? पहले इसका आकलन करेंगे, पहले देखेंगे प्रश्न में क्या है, P क्या है, R क्या है, T क्या है, फिर बताएंगे कि SI बराबर PRT बटे 100। ठीक है, तो उसके बाद पक्षांतर करना, फिर उसके बाद रचना करना, तब अंत में जाकर हमें इसका उत्तर मिलेगा। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करें और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। ठीक है, जितने लोग ने नोट्स नहीं मंगाया है उन सभी को इसीलिए डिफाइन किया जा रहा है, ये मैराथन नोट्स है, ये शॉर्ट टाइम आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। अब यहां तक आपके मन में कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो जरूर पूछ सकते हैं। हाँ, ये फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध हो जाएगा। अब देखिए, समावेशी विद्यालय में आप अपनी कक्षा में बहुदृष्टिबाधित छात्रों के लिए शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणाली साधन का प्रयोग करेंगे। अब देखिए समावेशी कक्षा में क्या होता है, आइए मैं इसको बताने का प्रयास करूंगा। जैसे ये आपका कक्षा है, जैसे यह आपकी कक्षा है, इस कक्षा में माना 40 बच्चे हैं, लेकिन एक बच्चा अगर दिव्यांग बच्चा है, मेरी बात को ध्यान समझने का प्रयास करेगा। अगर कोई बच्चा, ध्यान दीजिएगा सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी कक्षा में कुल 40 बच्चे हैं, इन 40 बच्चों में से यदि कोई एक बच्चा अगर दिव्यांग है तो आपको ध्यान देना होगा। हमें समावेशी शिक्षा में अगर उस बच्चे को हम अलग से पढ़ाएंगे या इसको दिव्यांग विद्यालय में भेजेंगे तो क्या दिक्कत होगी। जैसे अगर ये हाथ से विकलांग है, इसे लिखने में समस्या होती है, तो अगर ये विकलांग विद्यालय में जाएगा तो सभी बच्चों के पास छुट्टी होने के बाद खाने का समय में खाना मिलेगा, तो बच्चा न उठकर दौड़ेगा ना खेलेगा। लेकिन जब वह अन्य बच्चों के साथ बैठेगा, समावेशी बच्चों के साथ बैठेगा, उनके साथ खेलने जाएगा, दौड़ेगा, छुट्टी होगा, तेजी से जाएगा, तो उसके जो व्यवहार है वो सामान्य बच्चों की तरह हो जाएंगे। वह भूल जाएगा कि वह अपने आप में दिव्यांग है। इस प्रकार हमारे राष्ट्र का एक बेहतर निर्माण होगा, उसके अंदर एक अच्छी सोच का विकास होगा। इसलिए समावेशी कक्षा में चाहे दिव्यांग बच्चे हों, चाहे विशिष्ट बच्चे हों, सभी प्रकार के बच्चों को पढ़ाया जाता है। और इसमें दृष्टिबाधी छात्रों के लिए भी शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणाली के साधनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी व्यक्ति को समस्या हो तो भैया चैनल छोड़कर जा सकता है, क्योंकि बाकी को डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि यहाँ पे लोग नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, उन्हें सरकारी शिक्षक बनना है, उन्हें हर हाल में सीटेट उत्तीर्ण करना है। इसलिए कोई किसी को डिस्टर्ब ना करे। जिनको समस्या है वो क्लास छोड़कर जा सकते हैं। किसी के नाते ये परिवर्तन नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है। बाकी जिनको कोई दिक्कत हो वह क्लास छोड़कर जा सकते हैं। ये लाइव क्लास आपके लिए चल रही है, आपके माँ बाप के सपनों को पूरा कराने के लिए, क्योंकि आपने बहुत जगह पढ़ा होगा। ठीक है, जिनका वीडियो क्वालिटी कम है वीडियो क्वालिटी बढ़ा लें। ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक रचना की संकल्पना, संरक्षण, वर्गीकरण, वर्ग समावेशन, ये सभी संबंधित है। जैसे प्रारंभिक संरचना की जो संकल्पना से संरक्षण, वर्गीकरण,
वर्ग, समावेशन इनसे संबंधित है। जैसे बच्चा पहले प्राइमरी में जाता है, क्या सीखता है, उसको बचाना, जैसे 2+2 4, 2+6 8, 2+6 8, इस प्रकार बच्चा सीखता है। फिर वर्गीकरण करता है कि इसमें गिनती की संख्या कौन है, नंबरिंग संख्या कौन है, एबीसीडी कौन है। फिर इसके एक एक कदम पर के बच्चा सीखना शुरू करता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम छात्रों के प्रतिदिन अनुभव से संबंधित होना चाहिए। माने जहां पर जो भी एग्जाम्पल दिया जाए वो बच्चों के प्रतिदिन अधिगम, उनके अनुभव पर आधारित हो। उन्हें जो उदाहरण दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, जो भी अनुभव होंगे वो अनुभव बच्चों को प्रतिदिन साझा किया जाएगा। जी हाँ, इस बात को ध्यान दीजिएगा। जैसे जब भी मैंने पढ़ाया, आपको अपनी कक्षा का उदाहरण दिया, बच्चे की दिनचर्या से होना चाहिए। जैसे राम के पास 5 रुपया है तो मोहन के पास 6 रुपया है, ज्यादा किसके पास है। तो हमने क्या किया, राम और मोहन को प्रतिदिन पॉकेट मनी मिलती है, इस प्रकार हमने उनका क्या किया, कंपेयर कर दिया। समझ में आया आप लोग को? आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग इस क्लास से संतुष्ट हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, सभी लोगों तक पहुंचाइएगा। बाकी जितने लोग ऑनलाइन करने वाले, भगवान उनकी बुद्धि, विवेक, दिमाग ऐसे ही बनाए रखे। लेकिन जितने लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर किया है, ईश्वर करे इस शिक्षक भर्ती परीक्षा में, इस सीटेट परीक्षा में कोई माइकल ने रोक ना पाए, क्योंकि आपने अपना बेस्ट दिया है। गणितीय अध्ययन को प्रभावी बनाने के निम्न विशेषताएं क्या क्या। पहला, छात्रों के गतियों पर प्रतिरूपों को केंद्रित करना। जैसे छात्र की गति होती है, सभी की अलग अलग गति होती है, सोचने की, समझने की, बात करने की। इसके लिए हम लोग व्यक्ति भिन्नता अध्याय पढ़ते हैं। कौन सा अध्याय? व्यक्ति भिन्नता का अध्याय पढ़ते हैं, जहां पर हम ये देखते हैं कि बच्चों को जो सीखने की गति होती है वो अलग अलग होती है, और उनकी गति और प्रतिरूपों को हमें क्या करना चाहिए, केंद्रित करना चाहिए। यह हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, प्रतिदिन के अनुभव के साथ संबंध स्थापित करना। बच्चों को प्रभावी बनाने के लिए हमें प्रतिदिन के अनुभव को बताना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया क्या, कि अगर आपको सीटेट परीक्षा उत्तीर्ण करनी है तो आप एनसीईआरटी पढ़िए, और अगर एनसीईआरटी मिल गई ठीक है, नहीं तो ई-लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स जिनके पास होंगे वह रामबाण की काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीटेट एनसीईआरटी के बाहर आपके परीक्षा में प्रश्न नहीं आते। और दूसरी बात, एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग करना। माने एक ही संकल्पना को पढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षण अधिगमों का प्रयोग करना, ये गणित के अध्ययन को अत्यधिक प्रभावशाली बनाता है। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, क्योंकि आज इस बार आपको सीटेट पास होने से कोई रोक नहीं वाला है, कोई रोकने वाला नहीं है। हम आगे देखते हैं। तो ये क्या हो गया, गणितीय जो अध्ययन के प्रभावी बनाने के 3 विशेषताएं कि हमने व्याख्या कर दी। हम और आगे बढ़ रहे हैं। अगला आपके सामने शायद आपको साफ दिख रहा होगा क्या, कि आपको गणित में बच्चों को एक विषम समूह को साधनों के रूप में अलग अलग क्षमता वाले बच्चों को साथ सामूहिक करेंगे, ताकि वे एक दूसरे से सीख सके। जैसे अगर आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जैसे अगर आप किसी कक्षा में पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर इस कक्षा में अगर मान लीजिए 30 बच्चे हैं, अगर कोई बच्चा मेरी तरह से मंदबुद्धि बच्चा है या कम सीखने की क्षमता है, तो क्या करता है, बगल वाले के कॉपी में से देख कर नकल मारता है। आपको वहां पर रोकना नहीं है, बच्चों को रोकना नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आपको बच्चों को नहीं रोकना है, बच्चों को कहना ठीक है, क्योंकि वह देख कर सीखेगा, बच्चों को समूह में रहकर सीखेगा। और इसी को ही कहते हैं समावेशी शिक्षा। यही है, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि बच्चों को सिखाना, और बच्चा देख कर, कर कर चाहे जैसे सीखे, लेकिन वह रेगुलर हो, वह अध्ययन की तरफ बढ़े। इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना होगा। दूसरा, जिनको वीडियो को साफ नहीं दिख रहा है, 3 डॉट विंडो पर क्लिक कर वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, वहां क्वालिटी बढ़ा लें। यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं तो यूट्यूब पर क्वालिटी बढ़ा लें। जहां भी आप इसे देख रहे हैं, आप वीडियो की क्वालिटी स्वयं बढ़ा सकते हैं। बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए संख्याओं को क्रमबद्धता, समूह बनाना एवं समानता आवश्यक है। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथी, इस बात को ध्यान दीजिएगा। बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए संख्याओं का क्रमबद्ध समूह बनाना और समानता बहुत ही आवश्यक है। क्लियर? चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन में निम्न पर ध्यान देना चाहिए। गणितीय भाषा का विकास। गणितीय भाषा का जो विकास होगा वो मातृभाषा होगी। कौन सी भाषा होगी? मातृभाषा होगी। हमेशा याद रखिएगा, उनकी आम बोलचाल की भाषा होगी। क्या होगी? आम बोलचाल की भाषा होगी, मातृभाषा होगी। दूसरा,
तर्क कौशल का विकास। उनके अंदर जो बच्चे होंगे उनके अंदर तर्क कौशल का विकास। जैसे उनके अंदर अगर यहाँ पे 2 बर्तन में रख दिया जाए, यहाँ पे 2 बर्तन है और पूछा जाए कौन सा इसमें बड़ा बर्तन है, बच्चा कह दे ये ए है ये बी है, बच्चा कह दे सर बी वाला बड़ा बच्चा है। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा, अगर किसी ने कह दिया बी वाला अगर बड़ा है, इससे स्पष्ट होता है कि बच्चा पूरी तरह से सीख लिया। लेकिन देखिए इसके अलावा सीडीपी के जो शिक्षण है वह स्टडी विद दुर्गेश। ध्यान दीजिएगा, स्टडी विथ दुर्गेश, ई लर्निंग विद दुर्गेश का एक और चैनल है, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि सीडीपी की जो पेडागोजी है वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी, क्योंकि दोनों चैनल पर वीडियो आपको मिलती है। जूनियर की क्लासेस आपको यहीं पर मिल जाएगी। सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन इसको दबा लीजिएगा। उनके अंदर अब क्या होगा, तर्क करने का विकास होगा। तर्क का मतलब सर ये बड़ा इसलिए है, ये छोटा है, तो बच्चों के अंदर क्या होगा, क्या उनके अंदर सबसे बड़ा जो फायदा होगा तर्क के कौशल का विकास होगा। फिर गणितीय अवधारणाओं को समझना। अब बच्चा क्या होगा, यहां से गणितीय अवधारणा जो है उसको सीखना शुरू करेगा। जोड़ की अवधारणा, घटाना की अवधारणा। अगर मैं आपसे पूछूं कि गणित की कुल कितनी संकल्पनाएं होती हैं तो सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। जितने लोग इस वीडियो को लाइव ई लर्निंग विद दुर्गेश पर निःशुल्क देख पा रहे हैं, जी हाँ, ये राष्ट्र हित में, देश हित में, आप सभी के लिए है। तो वीडियो को अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, जहां पर हो सके उन सभी साथी मित्रों तक शेयर कर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले टॉपिक की तरफ। बाकी क्लास के लिए टेलीग्राम जुड़े रहिएगा। टेलीग्राम पे जल्दी आपको अन्य सभी सूचना दी जाएंगी। दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर सभी साथी टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसे संख्याओं में इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करता, अतः इस अंकन का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। देखिए, रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसे संख्याओं में नहीं किया जाता। कारण यह है कि रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करता, माने रोमन अंक से हम स्थानीय मान आसानी से नहीं निकाल पाते। इसीलिए वास्तविक जीवन में गणित का संबंध बनाने के लिए, अंतर विषयों का विकसित करने के लिए क्षेत्रीय भ्रमण बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चे दाग कर देखते हैं, सर्वेक्षण करना, जैसे सर्वेक्षण कर दिया जाए कि बच्चे एक काम करेंगे, अपने घर के आसपास के सभी पेड़ की संख्या लिख कर आएंगे। किसी ने कहा सर मैं 10 पेड़ लाया, कोई कहेगा 5 पेड़ लाया। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, बच्चा सीखता है, फिर परियोजना बनाकर इन सभी का उपयोग करके हम वास्तविक जीवन से गणित का संबंध बनाते हैं, अंतर विषयों को जोड़ते हैं, बच्चा इसे आसानी से सीखता है। ठीक है, जी हाँ, हम आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ, गणित की 4 संकल्पनाएं हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, एकदम सही आप लोगों ने बताया। फिर आगे देखते हैं हम लोग कि प्राथमिक स्तर पर छात्रों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए प्रमाणिक भाषाओं का उपयोग अप्रमाणिक मापों के पश्चात करना चाहिए। जैसे बच्चों से ये पूछना चाहिए कि ध्यान से समझिएगा आप लोग कि वंशिका बड़ी है कि तनुश्री। अगर इसमें दोनों लोग, जैसे यहाँ पे देखिए वंशिका दे दिया जाए और यहाँ पे तनुश्री दे दिया जाए, पूछा जाए इसमें कौन सी मोटी है, तो आप किसको बताएंगे, जरा कमेंट करके बताइएगा। आप कहेंगे हाँ सर ये तो मोटी तनुश्री दिख रही है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब कोई प्रमाणिक माप नहीं है, कितना मोटी है ये नहीं पता, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे देख लिया वंशिका से तनुश्री मोटी है। तो मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें अप्रमाणिक मापों का प्रयोग करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आप लोग को? जैसे मैंने बताया ना, जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये हो गया। अब पूछा जिसमें कौन मोटा दिख रहा है, तो बच्चे कहेंगे ना सर ये दिख रही है। क्लियर? तो यहां पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना। यहां अप्रमाणिक, इसका कोई माप नहीं है कि कितना माप है। ठीक है, यहां पर कितना मोटा है ये नहीं पता यहां पे, लेकिन ध्यान दीजिएगा जब ये नहीं पता है फिर हम कैसे जानेंगे, यहां पे स्पष्ट हुआ आपको। चलिए, उसके बाद प्रमाणिक माप की बात आती है। जैसे प्रमाणिक माप की दे दिया जाए, जैसे दे दिया जाए 2 kg और 5 kg में कौन बड़ा है, तो ये प्रमाणिक माप है। तो पहले बच्चों को हमें अप्रमाणिक माप पढ़ाना है कि किसका कक्षा छोटा है, कौन सा कक्षा बड़ा है, किसमें बच्चे कम आते हैं, किसमें बच्चे ज्यादा आते हैं, कौन सा क्लास छोटा है, निम्नलिखित में से जो पेड़ है वो कौन सा पेड़ है। ठीक, चलिए
एक ही मैसेज को बार बार टाइप न किए, हम आपके मैसेज को देख लिए हैं। इसके लिए अगला दिन आएगा, एक बार थियरी पढ़ लेंगे, थियरी खत्म हो जाएगा, तब उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। थियरी खत्म होने के बाद, आज थियरी खत्म हो जाएगी, इसके बाद की क्लास में अगले दिन से हम लोग केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। अब ध्यान देने वाली हमारी बात है आपको कि यहां पर हमने ये देखा कि अब यहां पे पहले हम अप्रमाणिक माप फिर प्रमाणिक माप की तरफ बढ़ते हैं। हमने देखा कि आकृतियों का समरूप क्या है, जैसे कोण, समरूपता, पैटर्न या चौकोर। अब हमें क्या बताना है बच्चों, कोण समझाना है। कोण का मतलब क्या है, जब कभी दो रेखाएं आपस में आकर मिलती हैं, उनके बीच जो झुकाव पैदा होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। समरूपता क्या है, समरूपता जैसे जैसे आपकी किताब है वैसे इसकी खिड़की है, वैसे इसका दरवाजा है, माने सब चौकोर है। ठीक, तो बच्चा क्या करता है, आकृतियों को समरूपता है ये। जैसे मैं पूछ दिया, आपसे पूछिया आपका कमरा कैसा है, कहते सर जैसे आपके स्कूल का कमरा है। माने बच्चा क्या करता है, एक आकृति को दूसरे आकृति से जोड़ने का जो काम करता है वह यहाँ पे समरूपता के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। पैटर्न का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे दे दिया जाए 2 4 6 8 10, पूछा जाए अब क्या आएगा, तो बच्चा तुरंत टपाक से कहेगा सर 12। तो ये एक नियम को फॉलो कर रहा है, तो ये पैटर्न हो जाएगा। इसी को हम पैटर्न के नाम से जानते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। फिर चौकोर का मतलब क्या है, जैसे मैंने बताया कि जो आपको दिख रहा है वे सभी चौकोर है, चाहे खिड़की है, दरवाजा है, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, ये सभी चौकोर के अंतर्गत आएंगे। क्लियर, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला है आपके सामने, कक्षा 2 के छात्रों को योग सिखाने हेतु एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो है जोड़ शाब्दिक प्रश्नों का प्रस्तुत करना। शाब्दिक प्रश्न क्या होते हैं, जैसे कह दिया जाए कि कक्षा 1 में कुल कितने पंखे हैं, कक्षा 1 में कितने पंखे हैं, बच्चा गिनता है, कहता सर 4 पंखे हैं। ठीक है, कहता कितना है कि 4 पंखे हैं। फिर आप कहते हैं अच्छा तुम्हारी कक्षा में कितना है, तो बच्चा कहता सर मेरे में भी 4। कहते कुल कितना हुआ, तो बच्चा कहता सर 1 2 3 4 5 6 7 8, बच्चा बताता है 8। इस प्रकार हम कक्षा 2 के छात्रों को योग की अवधारणा, जोड़ की अवधारणा पढ़ाने के लिए सबसे प्रमुख है शाब्दिक प्रश्नों का प्रस्तुत करते हैं। क्या करते हैं, शाब्दिक प्रश्न प्रस्तुत करते हैं। जैसे हम पूछते हैं आपके परिवार में कुल कितने लोग हैं, बच्चा कहता है सर 7 लोग हैं। हम पूछते हैं और तुमको लेकर, कहता सर हमें लेकर 8 लोग हैं। तो बच्चों क्या करते हैं, जोड़ की अवधारणा हम शाब्दिक प्रश्नों के आधार पर पढ़ाते हैं। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? अगर आपको समझ, क्योंकि मास्टर वीडियो की मैराथन क्लास है, आज संपूर्ण गणित शिक्षण खत्म हो जाएगा और मैं उम्मीद करता हूं यह आपके जीवन की एक ऐतिहासिक क्लास होगी। इसके बाद केवल हम एमसीक्यू प्रश्नों को हल करेंगे और आपसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर करिएगा, अगर आप हमारे पढ़ाने से, कौशल से संतुष्ट होंगे तब। अब हम देखेंगे एक थैले में 5 सेब है, उनमें 3 सेब और डाल दिए गए तो कुल कितने सेब हैं। इस प्रकार के शाब्दिक प्रश्न को समुच्चय श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे मैंने बताया कि अगर यहाँ पर आपके पास 10 आम थे, कितने 10 आम थे, इसमें अगर हम 3 आम और डाल देंगे कुल कितने आम, 13 आम होंगे। ये जोड़ की जो अवधारणा होती है ये समुच्चय श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में, समुच्चय श्रेणी के अंतर्गत आता है। बच्चा क्या करता है, 10 में कहता है सर 1 फिर 1 फिर 1, कहता है 13। इसे हम समुच्चय श्रेणी का संबंध होता है। ठीक है, अब हम और आगे देखते हैं, चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें। सबको समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है? क्लास की टाइमिंग क्लास टेलीग्राम पर बता दी जाएगी और डेली आप लोग पढ़िए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, सीटेट क्वालिफाई करना है तब, बाकी आपकी मर्जी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हमने देखा 1/10 और 1/100 में, 1/10 और 1/100 में कौन बड़ा है, यह समझने के लिए 10 और 100 के वर्गीकृत ग्रिड विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी। जैसे अब एक ग्रिड बना देंगे यहां पर, जैसे हम बच्चों से ये बता दिया जाए जैसे 1/2 और 1/3 में कौन बड़ा है, तो हम बच्चे से कहते हैं बच्चा ये बताओ, ये 1 है, इसको हम 2 भागों में बांटते हैं और इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। छोटा टुकड़ा किसको है, कहते सर ये तो छोटा ये बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा है और ये छोटा, ये बड़ा है ये छोटा। तो इसी तरह हम इसे इसे वर्गीकृत ग्रिड विधि से भी हल करते हैं। किस विधि से, ग्रिड विधि से हल करते हैं। जैसे हम बच्चों को बता दिए, देखो ये है बेटा, इसमें ये भाग रंग दिए, बेटा इसमें हमने क्या किया, ठीक है,
हमने यहाँ है तो हमने देखिए 1 भाग 2 भाग, 2 भाग रख दिया, ठीक, 3 भाग रख दिया। तो यहाँ इसमें एक में हमने 4 भाग बना दिए। कितने भाग? मान लीजिए हमने इसमें 4 भाग बना दिया, ठीक। अब इसमें छोटा टुकड़ा कौन है? ये की है, ऐसा टुकड़ा ये है कि 1/4 है और ये 1/2 है। छोटा कौन है? कहेंगे सर ये वाला ज़्यादा बड़ा, ये वाला छोटा छोटा आएगा, ठीक। इस प्रकार ये बड़ा है इससे। तो ये कौन सी विधि हो गई? या यहाँ पे वर्गीकृत ग्रिड विधि पर हम बच्चों को और अच्छे से समझा पाएंगे, ठीक। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में मदद करती है। माने जो गणितीय पहेलियां होती हैं वो समस्याओं को हल करने में, समस्याओं को सुलझाने में काफ़ी मदद करती हैं। यह बात आप लोग को भली भांति जानना होगा, यह बात आप लोग भली भांति परिचित होंगे। आगे हम लोग देखेंगे गणितीय संचारण, गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता होने का वर्णन करना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता है कि संकल्पनाओं को मूर्त या अमूर्त रूप में प्रयुक्त किया जाए। जैसे जो इनमें संकल्पनाएं दी गई हैं वहां पर क्या हो, या तो मूर्त रूप में हो या अमूर्त रूप में हो, यह बात हमें और आप सभी को जानना चाहिए, ठीक। माने मूर्त रूप में है कि अमूर्त रूप में है, यह बात हम सबको सीखना है, यह बात हम सभी को जानना है। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, बच्चों में संख्या का ज्ञान विकसित होने के पश्चात शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। पहले जैसे अगर गिनती पढ़ा रहे हैं, जैसे हम कहते हैं 0 1 2, जी नहीं, सबसे पहले हम 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, फिर बच्चों को बाद में परिचय कराते हैं। क्या आपने कभी पहले शून्य को पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम बच्चों को अन्य संख्याओं का ज्ञान कराते हैं, संख्याओं से परिचय कराते हैं, फिर हम उन्हें शून्य की तरफ लेकर चलते हैं। हमने आगे देखा यहां पर कि बच्चों की संख्या का ज्ञान विकसित होने के पश्चात शून्य परिचय, अच्छा, कक्षा 3 के छात्रों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहले बहुत सारे मूर्त पदार्थों का आधे में दिखाना। जैसे मैंने ये दिखाया, मैंने यहाँ पर ये दिखाया, फिर हमने यहाँ पर ये दिखाया, ठीक है। हमने क्या किया, बहुत सारे मूर्त वस्तुओं को आधे में दिखाया। फिर कहानी के माध्यम से शब्दों के प्रयोग में आधा प्रदर्शित करना। जैसे राम के पास 1 रोटी थी, आधा उसने श्याम को दे दिया, उसके पास कितनी बची? आधा बची। चित्र में आधा प्रदर्शित करना, आधे का चिन्ह दिखाना, आधे का चिन्ह दिखाना। ये इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके चिन्ह सबसे अंत में दिखाएंगे। चिन्ह क्या होगा, बच्चों को अंत में दिखाएंगे। अब अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं होती हैं, जोड़, योग, व्याकलन माने घटाना, गुणा, भाग माने जोड़, घटाना, गुणा, भाग। इसे हम व्याकलन भी कहते हैं, इसे हम व्याकलन के नाम से भी जानते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ। काफी लंबा अभी जी। चलिए, हमने यहाँ पे देखा कि जो प्राथमिक स्तर पर लंबाई का मापन पढ़ाने हेतु निम्न श्रेणी का प्रयोग करते हैं। पहले तुलना करना, जैसे मैंने दे दिया यहाँ पर ये सोनी हो गई, मान लीजिए ये मोनी हो गई। फिर यहाँ पर देखिए ये सोनी हो गई। अब पूछा जाए दोनों में कौन लंबी है, तो कहेंगे सर सोनी लंबी है मोनी से, तो तुलना करेंगे। यहाँ पे अप्रमाणिक माप का प्रयोग करेंगे। फिर प्रमाणिक मापों को पता चला ये 5 फीट 4 इंच की है, तो ये पता चला 5 फीट 1 इंच की है, तो कौन बड़ा? ये बड़ा। फिर प्रमाणिक इकाई विकसित करेंगे बच्चों के अंदर। तो इस प्रकार से हम उन्हें माप की अवधारणा को पूरी तरह से समझा देंगे। हम आगे देखेंगे कक्षा 4 में सममिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि हेतु डॉट पेपर व्यवहार कौशल उपकरण की आवश्यकता होती है। कक्षा 2 के छात्रों को हासिल वाले संख्याओं को योग में कठिनाई होती है। इसका कारण बच्चों में पुनर्समीकरण की प्रक्रिया को समझ की अभाव होती है। गणितीय कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख गणितीय विचार को सुव्यवस्थित व संचित स्पष्ट करता है। हमने देखा कि 2 विषम संख्याओं का और एक सम संख्याओं का योग हमेशा एक सम संख्या होता है। इस प्रकार हम लोग आगे चर्चा कर लेंगे। ठीक, गणित का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, छात्रों पर केंद्रित होना चाहिए, क्रिया पर आधारित होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक व तार्किक ढंग का होना चाहिए। ठीक, चलिए अब हम लोगों ने यहाँ पे ये पूरा ख़त्म कर दिया जाएगा। आज तो मुश्किल लग रहा है।
आइए देख लेते हैं कुछ प्रमुख की पॉइंट, ताकि आज क्लास जल्दी हर हाल में ख़त्म हो जाए। चलिए थोड़ा सा हम बढ़ा के पढ़ा देते हैं। चलिए जैसे यहाँ पे आपके सामने जियो बोर्ड, जियो बोर्ड के बारे में मैंने ऊपर बता दिया, ग्रिड पेपर संख्या चार्ट के बारे में मैंने बता दिया, ग्राफ पेपर के बारे में बता दिया था। चौपड़ क्या होता है, डाउन्स जोड़ घटाव संख्याओं गिनती सीखना। चौपड़ माने चौरस होता है। वैन हिले की ज्योमेट्री को मैंने बता दी, स्टेज फर्स्ट के बारे में। चाक्षुषीकरण होती है, इसमें मानसिक चित्रण होता है, लेवल 0 होता है, इसे प्राथमिक स्तर कहते हैं। दिखावट या भुजाओं के आधार पर वर्गीकृत या वर्गीकरण करना। स्टेज 2 सेकेंड होता है, विश्लेषण लेवल फर्स्ट, गुणों के आधार पर वर्गीकरण करना, समबाहु, विषमबाहु, समकोण, इनके आधार पर होगा। स्टेज 3 होता है अनौपचारिक, जैसे क्षेत्रफल का विकर्ण गुणनफल 1/2 होता है, यहाँ पे सूत्र निकालते हैं, इसका प्रयोग माध्यमिक स्तर पर करते हैं। औपचारिक निगमन या उच्च माध्यमिक स्तर पर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विभिन्न आकृतियों को देखकर उनके परिभाषा, प्रमेय उपप्रमेय में संबंध स्थापित या सिद्ध करना। गणितीय सोच, ये बंद अंत वाले प्रश्न या अपसारी खुले अंत वाले प्रश्न होते हैं। ठीक है, जहाँ पे मैंने आपको बताया। ठीक है, ये ऊपर मैंने बता दिया था, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए गुणा करके भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, स्पष्ट रूप से समझा दिया। अभिसारी चिंतन क्या होती है, अपसारी, ऊपर मैंने इसकी व्याख्या बता दी। अब गणित की संक्रियाएं क्या है, मैंने यहाँ पे बताया ऊपर की। गणित में संक्रियाएं क्या होती है, जोड़, मैंने यहाँ पे बता दिया था कि जोड़, घटाव, गुणा और भाग की। ठीक है, यहाँ पर अस्थायी मान की अवधारणा नहीं जानता, जैसे यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, इकाई के पास इकाई, दहाई के पास दिहाई। ठीक है, तो ये सामूहिकरण है, मैंने गणितीय संक्रियाओं में क्या करता है बच्चा देख पा रहा है। पुनः सामूहिकरण क्या होता है, हासिल में गलती करना पुनर्सामूहिकरण होता है, या हासिल वाले प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे प्रतिकारी है, जैसे प्रतिकारी है, प्रत्यक्षकरण है, समृद्धिकरण है, जैसे यहाँ पे क्या है, 1 kg प्लस 2 kg 12 kg, 10 प्लस 15 25, यहाँ पे 37 प्लस 28, ये प्रतिकारी है। 27 प्लस 40 67, फिर 67 माइनस 2 65, ये देख रहे हैं, ये क्या है, ये आपका प्रतिकारी है। प्रत्यक्ष रूपण है, तुरंत मिल गया। समृद्धिकरण है, लगातार वृद्धि कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेज 5 देखेंगे हम लोग वान हिले की, तो यह लेवल 4 पर होता है। ये उच्च स्तर में कॉलेजों में इसका प्रयोग करते हैं ज्यामितीय अमूर्त अवधारणाओं को समझाने में, प्रमेय के आधार पर गणितीय प्रकृति की सरल सुदृढ़ तार्किक क्रमबद्ध बनाने के लिए। ठीक, गणित का महत्व क्या होता है, प्राथमिक स्तर पर सामाजिक या व्यवहारिक मदद होता है, उच्च स्तर पर मानसिक। गणित शिक्षण का उद्देश्य एनसीए 2005 के बच्चों की सोच का गणितीकरण करना। प्राथमिक स्तर पर संख्या संबंधित कौशलों का विकास, मापतौल, इकाई का विकास, गणितीय संक्रियाएं, प्लस माइनस गुणे भाग का विकास, मूर्त से अमूर्त का विकास। उच्च स्तर पर गणना करना, जैसे गणित की तय में ELPS अनुभव भाषा, चित्र, चिन्ह, संकेत का प्रयोग करना। ठीक है, गणित की भाषा क्या होती है, तो इसको हम लोग अगली क्लास में देख लेंगे। पैटर्न क्या है, पैटर्न से लाभ क्या होता है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में गणितीय क्या है। आइए इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। पैटर्न क्या जान लेते हैं, पैटर्न के प्रकार। देखिए गणित पैटर्न क्या होती है, पैटर्न पहले मैंने बताया, जैसे यहाँ पे हम आपको बता दें, जैसे 4 6 8 10 12, अब कहेंगे सर अगला 16, ये पैटर्न है क्या, ये गणित की ऋण होती है, भिन्न अंग होता है। ठीक है, ठीक, तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि इसको एक क्रम में पढ़ते हैं। पैटर्न पढ़ाने का उद्देश्य क्या होता है, तार्किक दृष्टिकोण का विकास होता है। पैटर्न के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, चिन्ह वाला, जैसे यहाँ पे दे दिया जाए ये, अगला आपको पता है क्या होगा, इससे बड़ा होगा। अंक वाला जैसे दे दिया जाए 7 9 11 13 15, बच्चा कहेगा सर अगला 17। अक्षर वाला जैसे कह दिया जाए ACE G, अगला कहेगा सर आई होगा, क्या होगा आई। तो ये पैटर्न क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए पैटर्न से लाभ क्या होता है, इसमें क्या होता है, रुचिकर आनंदमयी होता है, बच्चे को मजा आता है। ठीक है, बच्चे को क्या होता है, मजा आता है। प्रतिदिन के विचार को जोड़ा जा सकता है। गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होता है। गणितीय संचार का विकास होता है। समस्या समाधान कौशल का बच्चों के अंदर विकास होता है। फिर राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 का यहाँ पे महत्व देख लेते हैं। गणित वह है जो बालक का गणितीकरण कर दे, विचार व कार्य करने की आज़ादी बच्चों को दे दे। ठीक, दूसरे की भावनाओं कल्याण के प्रति संवेदनशील हो, नई परिस्थितियों में लचीले से रचनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करता, लोकतांत्रिक प्रतिक्रियाओं में भागीदारी करना, बच्चों के अनुभव का महत्व। ये क्या है, एनसीएफ 2005 के आधार पर गणित का महत्व है। गणित शिक्षण के संबंध में एनसीएफ 2005 किन बातों पर बल देता है। पहला, ठीक है ध्यान दीजिएगा,
बच्चे में गणितीकरण की क्षमता का विकास करना, बच्चे की किसी भी स्थिति में गणित की भाषा में विचार करना सीखे, गणित के साधनों व तकनीक का उपयोग करना, जैसे चित्र बनाना, चरों का चुनाव करना, समीकरण या समीकरण बनाना, तर्क के आधार पर निष्कर्ष निकालना। ये क्या है, निम्न बातों पर बल देता है। इन्हीं इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ये आपके लिए हमेशा काम आएंगी। ठीक है, अब देखिए एनसीएफ 2005 के रचनावाद। यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा, बच्चों में स्वयं कार्य करें, बच्चों की पूर्व ज्ञान का महत्व, सक्रियता बच्चों में है, बच्चों कार्य करने का अवसर देना, बच्चे खुद करें, बच्चों द्वारा ज्ञान का स्वयं निष्कर्ष करना, शिक्षक सहजकर्ता, सुविधा प्रदान, मार्गदर्शक की भूमिका में हो, बच्चे ज्ञान का अन्वेषण या खोज स्वयं करते हैं, बच्चे समूह में चर्चा करते हैं तथा समस्या का समाधान करते हैं, शिक्षक बच्चों के समझ समस्या पैदा करता है और बच्चे को रटाना नहीं है, बच्चों को याद नहीं कराना है। ये सारी बातें आप लोग को पता होना चाहिए। इसके साथ ही आज की जो क्लास थी वो समाप्त होती है। आप सभी लोग ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहिएगा। उसके लिए आप कल से सभी क्लासेज और बेहतर तरीके से एक दिन में 3 क्लासेज आपको मिलेंगी सीटेट स्पेशल। जी हाँ, स्पेशल। उसके लिए आप सभी लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके जुड़ जाइएगा, जहाँ पे क्लास की पीडीएफ नोट्स, पीडीएफ के साथ साथ क्लास निःशुल्क मिलेंगी आपको टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके, और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश। ऑनलाइन क्लास से नोट से संबंधित यदि आपको कोई जानकारी चाहिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ये क्लास जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से निःशुल्क आपके लिए उपलब्ध कराया जा रहा था। इसके बाद प्रश्नों की सारी सीरीज बैंक आपको उपलब्ध होगी। कई प्रैक्टिस सेट आपको निःशुल्क मिलने वाली है, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में है। अगर वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो यहाँ पर भी लिंक होगा। ई लर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टा, ट्विटर, अगर मेरी भी इंस्टा है दुर्गेश सर और मेरा भी फेसबुक पेज है दुर्गेश अशोक जायसवाल, तो वहाँ पे भी आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं और इस देश निर्माण में आप अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर मिलते हैं अगली क्लास पे, ठीक है, क्योंकि अब आपके लिए केवल जिनको पीडीएफ से बढ़िया आप वीडियो को दोबारा देखकर इसकी नोट्स बना लीजिएगा। जी हाँ, आप लोग वीडियो को दोबारा तिबारा देखिएगा, आराम से नोट्स बना लीजिएगा। जो चीज़ें छूट गई हैं वो अन्य जो ऑनलाइन जुड़े हुए उन बच्चों को उपलब्ध करा देंगे। कल से और बड़ी क्लासेज होंगी, इससे बेहतर पढ़ाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और अब रेस के घोड़े हैं। कल के लिए तैयार है आप लोग ना? कल का मतलब अगले दिन के लिए सेम टाइम। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने साथी मित्रों तक, जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है अपने सभी साथी मित्रों तक शेयर करिएगा। ठीक, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। अन्य क्लास के लिए स्टडी विद दुर्गेश सर चैनल है, उसे भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। वह चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश का सेकेंडरी चैनल है। ठीक, बाय बाय।